हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने चालकता के बारे में पढ़ा था कि चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, उनमें परस्पर संबंध क्या होते हैं, कोलराउच का नियम क्या है और कोलराउच के नियम के एप्लीकेशंस क्या हैं, और साथ साथ में हमने उनमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी की थी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फैराडे के नियम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैराडे के नियम। ठीक है, फैराडेज लॉ। ठीक है, तो ये है आपकी लेक्चर नंबर 10। ठीक, तो आई होप आपने पिछले सभी लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे, और यदि नहीं किए हैं तो पहले उनको सभी को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हमने कहा था ये गैल्वेनिक सेल है, या इसी को हमने कहा था ये वोल्टीय सेल है। ठीक, इन सेलों में क्या होता था? इन सेलों में एक स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स रिएक्शन होती थी। उसकी मदद से हम क्या करते थे? विद्युत धारा उत्पन्न करते थे। क्या करते थे? विद्युत धारा उत्पन्न करते। एक रिएक्शन है, ठीक है, तो रिएक्शन की मदद से हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की मदद से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। और दूसरे प्रकार का सेल होता था विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें हम जो ऐसी रिएक्शन जो स्वतः प्रवर्तित नहीं है, विद्युत धारा की सहायता से उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को संपन्न कराते थे, कंप्लीट कराते थे। ऐसी रिएक्शन जो नॉर्मल कंडीशंस में कंप्लीट नहीं हो रही थी, उनको विद्युत धारा की सहायता से कंप्लीट कराते थे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमने पूरा पढ़ लिया है। हालांकि हमने विद्युत अपघटनीय सेल भी पढ़ लिया था, लेकिन अब विद्युत अपघटनीय सेल में जब अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटनीय सेल में जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हमें क्या पढ़ना है? थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानना है, क्योंकि जो फैराडे के नियम हैं वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोलिसिस से, विद्युत अपघटन से ही संबंधित हैं। तो पहले हमें विद्युत अपघटन के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम फैराडे के नियम समझ पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? बताइए भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है विद्युत अपघटन। क्या पढ़ना है? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या है ये हमें जानना है। ठीक, तो क्या है विद्युत अपघटन? हमने बताया था कि विद्युत रासायन, जो आपका विद्युत अपघटन सेल में है, जो भी अभिक्रिया हो रही है वही क्या है? विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी रासायनिक यौगिक को उसके अवयवों में तोड़ा जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या करते हैं? किसी भी कंपाउंड का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं विद्युत अपघटनीय सेल में, उसके अवयव, उसके कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करते हैं। ठीक, जैसे सपोज NaCl है, तो NaCl में जैसे हम विद्युत पानी में इसको डालेंगे, ठीक है,
विद्युत धारा ये कैसा है, जलीय है। तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। Na पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा कैथोड पर और क्या बन जाएगा, सोडियम। ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा एनोड पर और क्या बन जाएगा, Cl2 गैस। तो हमने NaCl से क्या बना लिया, Na और Cl2 गैस बना लिया। ठीक है, तो NaCl को हमने क्या कर दिया, अवयवों में इसके तोड़ दिया। अवयवों में तोड़ना ही क्या है, विद्युत अपघटन है। क्या है, विद्युत अपघटन है। ठीक है, ये चित्र तो आपको याद ही होगा। जब हमने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, एक आपका एनोड होता है, एक आपका कैथोड होता है। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको एक्सटर्नल स्रोत बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आपका विलयन होता है, विलयन में जो आयंस होते हैं, धनात्मक आयंस जो होते हैं वो कहाँ की ओर चले जाते हैं, कैथोड की ओर चले जाते हैं। और निगेटिव आयन कहाँ की ओर चले जाते हैं, एनोड की ओर चले जाते हैं। निगेटिव आयन एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये भी अपना कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है कि विद्युत अपघटन होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है। क्या समझना हमें कि विद्युत अपघटन होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक स्टेप हमें समझना है विद्युत अपघटन का, इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है उसको कहते हैं आयनीकरण। जो पहला है विद्युत अपघटन में जो पहला स्टेप होता है वो क्या कहलाता है, आयनीकरण। जैसे ही आप विद्युत अपघट्ट को पानी में डालोगे वो क्या हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। कोई भी विद्युत अपघट्ट है, जैसे ही उसको जल में डाला जाएगा, किस में डाला जाएगा, जल में, वो क्या करेगा, आयनों में टूट जाएगा। और इस क्रिया को ही कहते हैं आयनीकरण। क्या कहते हैं, आयनीकरण। NaCl जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, NaCl को हमने किस में डाल दिया, पानी में डाला, किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो पहला स्टेप आपको याद रहेगा। पहला क्या होगा, पहले होगा आयनीकरण। देन क्या होगा, आयनों का अभिगमन, माइग्रेशन ऑफ आयन। आयनों की गति क्या होगी, आयनों की गति। आपको पता है जब विलयन में आप पदार्थ को घोल दोगे तो आयंस बन जाएंगे और आयंस की अपनी स्वतंत्र गतिशीलता होती है। आयंस की क्या होती है, गतिशीलता होती है। आयन स्थिर नहीं रहेंगे, आयन पूरे विलयन में क्या कहेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे। ठीक है, लेकिन दौड़ते भागते तो रहेंगे, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो निश्चित नहीं होगी। शुरुआत में आयनीकरण जैसे हो गया तो जो आयंस बनेंगे वो स्वतंत्र रूप से विलयन में गति करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड आवेशित हो जाएंगे। तो आयनों की एक निश्चित दिशा हो जाएगी गति करने के लिए। जो ऋण आयन होंगे वो कहाँ की ओर चले जाएंगे, ठीक है, जो ऋण आयन होंगे वो चले जाएंगे एनोड की ओर। ऋण आयन कहाँ की ओर चले जाएंगे, एनोड की ओर। और जो धन आयन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड की ओर चले जाएंगे। ठीक है, जो माइनस वाले आयन है वो कहाँ की ओर जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। और जो प्लस वाले आयन है वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पर चले जाएंगे। ठीक, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले आयनों की कोई निश्चित दिशा नहीं थी गति की। जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या हो गए, इलेक्ट्रोड आवेशित हो गए और आयनों की गति की एक निश्चित दिशा हो गई। अब जैसे ही आयंस कहाँ पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर क्रियाएं होने लगती हैं। इलेक्ट्रोड पर क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है। ठीक है, अब एनोड पर कौन जाएंगे, ऋणायन जाएंगे और कैथोड पर कौन जाएंगे, धनायन जाएंगे। तो एनोड पर क्या होता है, आपको पता है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। याद है,
ठीक है। तो जैसे ही ऋण आयन कहाँ पहुंच गया, एनोड पर पहुंच गया, ऋण आयन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है, और त्याग कर क्या बना लेगा, पदार्थ बना लेगा। जैसे Cl नेगेटिव है, दो Cl नेगेटिव ने क्या बना लिया, Cl2 बना लिया और प्लस में इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रथम परिवर्तन द्वितीय परिवर्तन, ये याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल सा याद रखो, एनोड पर पदार्थ जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और उत्पाद बनाएगा। देन कैथोड पर क्या होगा, आपको पता है कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। क्या करेगा, धनायन कैथोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और उदासीन पदार्थ बना लेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव कहाँ गया, कैथोड पर गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और सोडियम धातु बना ली, ठीक है। देन नंबर चौथा, ठीक है, जलीय विलयन में प्राथमिकता, कॉम्पिटिटिव डिस्चार्ज। यदि विलयन जलीय है, जैसे NaCl है, तो वहां पर H पॉजिटिव और OH आयंस भी होंगे, ठीक। यदि विलयन क्या है, जलीय है, यदि मॉल्टेन है, गलित है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। NaCl यदि गलित है तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोड की अभिक्रियाएं हो जाएंगी, उसके बाद कोई झंझट नहीं है। लेकिन क्या है, यदि विलयन कैसा है, जलीय है, तो वहां H पॉजिटिव और OH निगेटिव भी उपस्थित होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एनोड और कैथोड पर ये आयंस भी जाएंगे। कैथोड पर H पॉजिटिव भी भागेगा, एनोड की ओर OH निगेटिव भी भागेगा। तो यहाँ पर पदार्थ के मुक्त होने में, अब एनोड पर क्या बन रहा है, एनोड पर आपका Cl2 तो बन ही रहा है, क्या बन रहा है, Cl2 ही बन रहा है, और साथ साथ में OH निगेटिव भी चला जाएगा। तो OH निगेटिव भी तो कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो आयन पहले मुक्त होगा, वह आयन पहले अभिक्रिया करेगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर। जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैथोड पर कौन पहुंच गया था, Na पहुंच गया था, लेकिन कैथोड पर मुक्त क्या होगा सबसे पहले, क्योंकि H पॉजिटिव भी तो जाएगा यदि जलीय विलयन है, तो H पॉजिटिव क्या बना लेगा, H पॉजिटिव बना लेगा H2, दो H पॉजिटिव क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और H2 बना लेंगे। तो पहले क्या होगा, पहले सोडियम धातु नहीं बनेगी कैथोड पर, पहले क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, ठीक है, जो अपचयन विभव है वो कैसा है, कम है, ठीक, किससे, सोडियम से, ठीक, समझ में आई बात। तो जिस इतनी बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत बताइए फटाफट। तो याद रखिएगा, यदि कोई भी विलयन जलीय है तो वहां डायरेक्ट जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है एनोड या कैथोड पर, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से भी प्रभावित होगा। जरूरी नहीं है कि एनोड पर पहले Cl2 ही बने या कैथोड पर पहले सोडियम ही बने, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा, ठीक है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले मुक्त होगा, और जिसका अधिक होगा वो बाद में मुक्त होगा। देन अब हम आ जाते हैं फैराडे के नियम पर। किस पे आ जाते हैं, फैराडे के नियम पर, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी हमने पढ़ा कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर नेगेटिव आयन चले जाएंगे और क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे। कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर पॉजिटिव आयन चले जा रहे थे और क्या बना रहे थे, सोडियम बना लिया मान लो, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पर पदार्थ मुक्त हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पदार्थ मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। और इन मुक्त पदार्थों की मात्रा निकालने के लिए कितना सोडियम बनेगा या कितना क्लोरीन बनेगा, इसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए ही फैराडे ने क्या बनाए, नियम बनाए।
जिनको हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। ठीक है, तो फैराडे ने 1833 में दो महत्वपूर्ण नियम बनाए। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम पहले समझ लेते हैं, फैराडे का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या कह रहा फैराडे का पहला नियम? कह रहा वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित की गई विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि एनोड पर कितना पदार्थ बनेगा और कैथोड पर कितना पदार्थ बनेगा, ये किस पर निर्भर है कि हम उस में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित किस बात पर निर्भर है? एनोड और कैथोड पर बनने वाला पदार्थ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस सेल में, उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कितनी विद्युत धारा या कितना आवेश प्रवाहित करा रहे हैं। यदि आवेश हम ज्यादा प्रवाहित कराएंगे तो ज्यादा पदार्थ बनेगा, और यदि कम आवेश प्रवाहित कराएंगे तो कम पदार्थ बनेगा। यानी कि जो W है, W का मतलब जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ है वो किसके समानुपाती होगा? Q के समानुपाती होगा, आवेश के समानुपाती होगा। Q क्या है? Q है आवेश। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी, विद्युत धारा गुणा समय। तो W किसके समानुपाती हो जाएगा? IT। और जब ये हम हटाएंगे समानुपाती का नियतांक, समानुपाती, तो एक नियतांक आएगा जिसको हम कहेंगे Z। क्या कहेंगे? Z। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर ZIT। W क्या है? मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है, किसमें निकलेगा? ग्राम में निकलेगा। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। और Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z क्या है? सिंपल से बात करें तो ये एक नियतांक है। क्या है? कांस्टेंट है। Z क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यह एक नियतांक है जो प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आई बात? W बराबर क्या हो जाएगा? ZIT। W बराबर ZIT। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। T क्या है? टाइम है। और ये क्या है? W क्या? प्रोड्यूस सब्सटेंस है। इलेक्ट्रोड पर जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, चाहे वो एनोड पर हो चाहे कैथोड पर हो। ठीक है, समझ में आया पहला नियम? पहला नियम कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पर बनने वाला पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा विद्युत धारा उतना ज्यादा पदार्थ, जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा पदार्थ। यानी कि W बराबर हो गया ZIT। क्या हो गया? ZIT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। कह रहा है यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्या की जाए? समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान किसके समानुपाती होंगे? उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के बराबर होंगे। जैसे जैसे हमने मान लो दो पदार्थ ले लिए, एक का W1 है भार और एक बन रहा W2। तुल्यांकी भार उसका कितना है? एक का E1 है और एक का E2 है। तो W1 बटे W2 बराबर हो जाएगा E1 बटे E2। ठीक है, W किसके समानुपाती होगा? E के समानुपाती होगा। कब होगा? जब I और T क्या हो? दोनों कैसे हो?
समान रहें एक दूसरे से, क्या रहें समान। फर्स्ट विलियन में भी आईओटी जो हो वही दूसरे विलियन में आईओटी हो या दूसरे इलेक्ट्रोड पर हो, ठीक है। चलिए अब एक फैराडे का नियतांक जो कि हम जानते हैं फिर भी हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। फैराडे नियतांक, इसको एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 96,487 होता है, लेकिन हम यूज कितना करते हैं? 96,500 ही यूज करते हैं, ठीक है। और जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है ई अपॉन एफ। जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है ई अपॉन एफ, ठीक है। ई क्या है? तुल्यांकी भार। एफ क्या है? एफ क्या है? फैराडे नियतांक। और जेड क्या है? रासायनिक तुल्यांक। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई। फैराडे नियतांक क्या है? फैराडे नियतांक है 96,500 कूलम। ये आपका फैराडे नियतांक है, ठीक है। और रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तुल्यांकी भार बटे में फैराडे नियतांक। क्या है? तुल्यांकी भार बटे में फैराडे नियतांक, ठीक है। तो अब जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पहले नियम में ई अपॉन एफ लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? ई आई टी बटे में 96,500, ठीक है। तो ये दो नियम थे फैराडे के। आई होप आपको दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि जो आपका पदार्थ मुक्त हो रहा है वो किसके बराबर होगा? जेड आई टी। दूसरा नियम कह रहा है यदि दो इलेक्ट्रोडों के साथ साथ गणना करें तो W1 बटे W2 क्या होगा? I1 बटे में E1 बटे में E2, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नियम है, तो ये आपका पहला नियम है। आई होप बात आपको क्लियर होगी। चलिए सवाल लगाते हैं तो समझ में आ जाएगी बात एकदम। तो कह रहा है एक सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 2 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कैथोड पर जमा सिल्वर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार कितना है? 108 है। तो आपको पता है कि W बराबर क्या होता है? जेड आई टी। क्या होता है? जेड आई टी। क्या दिया है? पहले तो I कितना दिया है? 2 एम्पियर दिया है। कितना दिया है? 2 एम्पियर, ठीक है। T कितना दिया है? T दिया 20 मिनट, तो 20 गुणा 60 यानी कि 1200 सेकंड हो गया, ठीक है। Z कितना दिया? Z बराबर होता है E अपॉन एफ। ई कितना दिया है? तुल्यांकी भार कितना दिया है? 108 बटे में 96,500, तो ये आ गया जेड। यहाँ पे मान रख दिए गए तो ये हो गया 108 96,500 गुणा में आई का मान 2 और टी का मान कितना? 1200। हल करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है? सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 2.68 ग्राम लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.68 ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत? सिंपल सा सवाल था। क्या कह रहा था? सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की गई, तो कैथोड पर कितना सिल्वर जमा होगा उसको बताना है। तो हमने तुरंत लिख लिया आई दिया है, टी दिया है, जेड नहीं दिया था तो हमने ई अपॉन एफ से जेड निकाल लिया, और डब्ल्यू बराबर होता है जेड आई टी। फॉर्मूला लगा दिया और आपका सवाल हो गया हल। क्या हो गया? सवाल हो गया सॉल्व। दूसरा सवाल देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन से 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम तांबा मुक्त करने के लिए 5 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित करनी होगी? तुल्यांकी भार कितना दिया? 31.75, ठीक है। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले क्या क्या दिया है वो ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो W दिया है, W कितना? 1.5 ग्राम। E दिया है, E कितना दिया? 31.75। I दिया है, I कितना दिया? 5 एम्पियर।
और टी आपको निकालना है। तो आपको पता है कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, जेड आई टी, और जेड बराबर क्या हो जाता है, ई बटे में एफ आई टी। टी निकालना है तो बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो टी बराबर क्या बचेगा, टी बराबर बचेगा डब्ल्यू गुणा में एफ बटे में ई इंटू में आई। वैल्यू रख लेंगे, डब्ल्यू कितना 1.5, एफ कितना 96,500, ठीक है, और ई कितना 31.75, और गुणा में आई कितना 5। इसको कर लेंगे हल। जल्दी से कमेंट करो कितना आ रहा, फटाफट हल करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई कितना आया, करो गुणा भाग जल्दी जल्दी। तो यह आ जाएगा आपका 911.8 सेकेंड, लगभग इतना आ जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, 911.8 इसमें कर देंगे 60 का भाग, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। किसमें, मिनट में। यहाँ पे आप उत्तर आपका कर लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा किसी धातु के विलयन में 0.5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर 0.25 ग्राम धातु जमा होती है, उसका जेड निकालना है। क्या दिया है, आई दिया है कितना 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है कितना 30 मिनट, यानी कि 30 गुणा 60 यानी कि 1800 सेकेंड। ठीक है, डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू कितना 0.25 ग्राम। क्या करना है, जेड निकालना है। क्या करना है, जेड निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, जेड आई टी। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे में आई टी। डब्ल्यू कितना है 0.25 बटे में आई कितना है, आई है 0.5 और टी कितना है 1800। तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यह आ जाएगा 0.00277, लगभग इतना आ जाएगा। या कहें 2.77 गुणा 10⁻⁻⁴ ग्राम पर कूलम, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी सिंपल था। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेनी है। तो आई लिख लिया, टी लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया, उसके बाद सीधे फॉर्मूला लगा दिया, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी। जेड हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये पहले नियम पर आधारित सवाल थे। अब थोड़ा दूसरे नियम की ओर चलते हैं, देखते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े दो सेलों में समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पहले सेल में 1.08 सिल्वर जमा हो रहा है, तो दूसरे सेल में जमा कॉपर की मात्रा निकालनी है। ठीक है, सिल्वर का तुल्यांकी भार कितना दिया है 108, और कॉपर का तुल्यांकी भार कितना दिया है 31.75। तो आपको पता है कि जो W1 बटे में W2 होता है वो किसके बराबर होता है, E1 बटे में E2 होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आप समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो आपका मुक्त पदार्थों की मात्रा का अनुपात होगा वो तुल्यांकी भारों के अनुपात के समान होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने W1 कितना दिया है, W1 आया था 1.08, और W2 क्या करना है, निकालना है। इसका कितना है 108 बटे में ये कितना है 31.75। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, चलो हमने निकाल दिया W2 बराबर क्या हो जाएगा 1.08 गुणा में 31.75 बटे में क्या हो जाएगा 108। ये दशमलव हटाया तो यहाँ आ गया 100, 108 से 108 कट गया, तो कितना आ जाएगा 0.3175।
ग्राम इतना मुक्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे लास्ट सवाल आज के लिए। ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव आयनों को एल्यूमिनियम में अपचित करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितना दिया है? 1 मोल दिया है। ठीक है, कितना दिया है भाई? 1। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। तो एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव से हमें क्या बनाना है? एल्यूमिनियम बनाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कितने लगेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने लगेंगे? तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बताओ, जैसे ही हमने एल्यूमिनियम से क्या बनाया, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव से एल्यूमिनियम बनाया, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 3 इलेक्ट्रॉन लगे। यानी कि जब हम 1 मोल लेंगे तो ये कितने मोल लगेंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कितने मोल लगेंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। और आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है F, यानी कि 96,500 कूलम। ठीक, और 3 मोल का कितना हो जाएगा? 3 मोल का कितना हो जाएगा? 3 गुणा 96,500। 3 मोल का कितना हो गया? 3 गुणा 96,500। करा लो फटाफट गुणा। अब नहीं करा पाओगे गुणा, इतना भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करा देते हैं भाई। 5, ये हो गया 9, ये हो गया 28, और 2 जीरो आ गए। ठीक है, इतने कूलाम हो गए, यानी कि 2.895 गुणा 10⁵ कूलाम, इतना आवेश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे फैराडे के नियम और उस पर आधारित कुछ आंकिक सवाल। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम बैटरियों के बारे में चर्चा करेंगे कि बैटरियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, और ईंधन सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।